क्या कर रही थी तुम बेवकूफ़ लड़की? मरने का ज़्यादा ही शौक है ना तुम्हें? अगर मैं यहाँ ना होता तो अभी जल के मर जाती। और तुम्हें किस पागल ने कहा था इतना लंबा थान लेकर चूल्हे के आगे खड़ी हो जाओ? उतार कर साइड पर नहीं रख सकती थी क्या? अब ये रोना किस बात का है? जिंदा सलामत बच गई हो, इसी बात का शोक मना रही हो क्या? वो गुस्से से फिक्र में उस पर बरस रहा था, जबकि मोमल की आंखें उसके सर्द रवैये और सख्त बातों पर बरस रही थी। महबूब के सख्त अल्फाज और बेतनाई किस तरह जान अजाब में डालती है, ये मोमल से बढ़कर कौन जानता था। देखो लड़की, अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर चुप ना हुई ना, बाबा इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मनाहिल की गुस्से भरी पुकार पर हैरत से अपने कंधे से लगी उस छोटी सी आफत को देखने लगा। यू शाउट! वो गुस्से से नाक के नथने फुलाए मोमल की तरफ इशारा करके अपने बाप से पूछ रही थी कि वो मोमल पर क्यों चिल्ला रहा था। गुस्से से बासिम को देखती वो दोनों हाथ मोमल की तरफ बढ़ा चुकी थी। मोमल खुद को बासिम की गिरफ्त से आज़ाद करवाती मनाहिल को झपटते तेज़ी से किचन से बाहर निकल गई, जबकि बासिम हवन्नक बना वहीं खड़ा ये सोच रहा था कि उसकी इंसल्ट नहीं हो गई है। आखिर ये सब क्या था? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाकर किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से अभी वो दोनों बलाएं गई थी। हाशिराज फिर उसी मखसूस गली में दाखिल हुआ और हस्बे मामूल उसे वही राजा नामी बला अपने जैसे चंद आवारा आदमियों के साथ खड़ी नजर आई। इससे पहले कि वो राजा के करीब से गुजर कर आगे जाता, यकलख्त उसके दिमाग में एक कूंदा लपका। अपने दिमाग में आने वाले ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए वो जल्दी से राजा की तरफ लपका। राजा, जो सिगरेट पीता एक आदमी से बात करने में मसरूफ था, उसने हाशिर को अपने पास रुकते देख आईब्राउ उचका कर उसकी तरफ देखा। उसकी सर्द नज़रों को महसूस करते हाशिर ने अपना हलक तर किया। राजा, क्या तुम साइड पर आकर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हो? हाशिर की बात पर राजा के माथे पर सिलवटें पड़ चुकी थी। क्यों बे? राजा तेरा या तेरे बाप दादा का नौकर है क्या, जो तू राजा को ऐसे हुक्म सुनाएगा और राजा तेरी बात मानता तेरी जी हजूरी करने लगेगा? राजा हूँ मैं, राजा, जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं, समझा? उसके बिफरने पर हाशिर गड़बड़ा गया और उसके पूछने पर तेजी से हाँ में सर हिला गया। देखो राजा, अब मेरी बात सुनो। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे फायदे की बात है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पर यकीन करो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। वो जैसे राजा की मिन्नत कर रहा था। उसकी बात पर राजा ने जांचती नज़रों से उसे सर से पैर तक देखा। वैसे तो राजा किसी के बाप की नहीं सुनता, पर अगर फ़ायदे वाली बात हो तो राजा पीछे भी नहीं हटता। उसने रोब से कहते पास खड़े आदमियों को वहाँ से जाने का इशारा किया। हाँ बोल, क्या काम है और इसमें मेरा कितना फ़ायदा है? राजा के सवाल पर हाशिर गली में यहाँ वहाँ देखता थोड़ा मोहतात होकर उसके कुछ और करीब हुआ। देखो राजा, पहले मेरी पूरी बात गौर से सुनना और समझना। एक जवान लड़की है, शादीशुदा है, पर उसका शोहर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उस लड़की को बच्चे की शदीद ख्वाहिश है, जबकि वो अपने शोहर से भी बहुत मोहब्बत करती है। अब वो औलाद हासिल करने के लिए चाहती है कि अपने शोहर से तलाक लेकर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले, और जैसे ही उसको औलाद की खुशखबरी मिले वो दूसरे शोहर से अलैदगी इख्तियार कर ले। बच्चा पैदा होने के बाद तलाक लेकर अपने पहले शोहर से निकाह कर ले वापस। इस सब के लिए उसे एक काबिल भरोसा मर्द की ज़रूरत है, जो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। उसके कुछ बोलने से पहले राजा हाथ उठाकर उसे रोक गया, जिसे देखता हाशिर उसी वक्त अपना मुंह बंद कर चुका था। तो ये सारी राम लीला मुझे क्यों सुना रहा है तू? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये काम तुम करो, मखसूस मुद्दत के लिए उस लड़की के शोहर बनकर। इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और न करेगा। उसके दो टोक जवाब पर हाशिर को परेशानी ने घेर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी वो किसी ऐसे आदमी का इंतजाम नहीं कर सकता था, जबकि वो ये काम जल्द अज जल्द करना चाहता था। तब भी नहीं, अगर वो लड़की बला की खूबसूरत हो, जिसे देखकर तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। हाशिर कहते साथ ही जेब से मोबाइल निकालकर नूर की तस्वीर उसके सामने कर गया। राजा आंखें फाड़े सामने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती उस परिविश की तस्वीर देख रहा था। चांद जैसे हसीन चेहरे पर कातिल सुनहरी आंखें, जिनकी कशिश तस्वीर से उसे अपनी जानिब खींच रही थी। कमान सी नाक पर छाया हल्का गुलाबी पिन बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। गुलाब से नाजुक गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ हसीन मुस्कुराहट में ढले उसकी आंखों की चमक बढ़ा रहे थे। काली जुल्फें चेहरे के दोनों अतराफ बिखरी हुई उसकी मनमोहनी सूरत को घेरे हुए थी। वो मुजस्सम हुस्न थी। राजा को तेरी डील मंजूर है? हाशिर को उसकी आंखों की चमक से ही अंदाजा हो गया कि वो सड़क छाप गुंडा बुरी तरह से नूरिया पर फरेफ्ता हो चुका है। ठीक है,
तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं जल्द ही मामला निपटा कर तुमसे राब्ता करूंगा और बता दूंगा कि किस दिन निकाह है। वो राजा से उसका नंबर लेता वापसी के लिए मुड़ने लगा जब पीछे से आती आवाज़ ने पल भर के लिए उसके कदम रोक लिए। तेरी क्या लगती है ये? बिल आखिर राजा को ये सवाल पूछने का ख्याल आ ही चुका था। बीवी। यक लफ्जी जवाब देता वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो दुल्हन बनकर पूर सजी आईने में नजर आते अपने अक्स पर नजरें जमाए बैठी थी। सुनहरी रंग का जरदार जोड़ा पहने जब वो मुकम्मल सजने संवरने के बाद अपना अक्स देख रही थी तो एक पल खुद को देखकर खुद ही दंग रह गई। उस पर इस कदर रूप तो हाशिर से शादी के वक्त भी ना आया था। हाशिर के साथ शादी के वक्त नूरिया ने अपनी मर्जी से अपना अरूसी जोड़ा खरीदा था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का कीमती जोड़ा लेना चाहती थी, पर जानती थी कि हाशिर अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अब ये उसका जोड़ा उसके होने वाले शोहर ने भेजा था कि यही पहनकर उसके लिए सजे। उसकी तलाक की इद्दत 3 दिन पहले ख़त्म हुई थी। पूरा महीना तो उसने रोते ही गुजारा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हाशिर को इस कदर जल्दी थी कि वो उसे खड़े खड़े तलाक के 3 बोल बोल देगा, पर हाशिर ऐसा कर चुका था। तलाक मिलने के चंद घंटे बाद वो होश में आती उसे वहाँ से जाने का बोल चुकी थी, क्योंकि उसका नूरिया पर कोई हक ना रहा था। इस सारे अरसे में वो कभी कभार कॉल करके नूरिया की खैरियत मालूम कर लिया करता, और नूरिया भी बगैर कोई दूसरी बात के कॉल काट देती। 3 दिन पहले इद्दत पूरी होने पर हाशिर उसका जोड़ा और दीगर सजावटी सामान लेकर आया था जो उसके होने वाले शोहर ने भिजवाया था। निकाह के लिए जुमे का दिन रखा गया। जोड़ा और जेवरात काफ़ी बेशकीमत थे। उन्हें देखकर हाशिर एक दफ़ा तो ठिठक गया। भला गली का आम सा मवाली इतना पैसा कहाँ से खर्च कर सकता था? पर राजा के जवाब पर हाशिर को बेइंतहा हंसी आई जब उसने बताया कि वो कई सालों से रुपए जमा कर रहा था ताकि अपनी बीवी के लिए शानदार जोड़ा खरीद सके, और ये जेवर उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिए थे। नूरिया ये सामान देखते इनकार कर चुकी थी। उसे सजने संवरने की कोई तमन्ना ना थी। वो बस सादगी से निकाह चाह रही थी, पर उसे हाशिर की जिद के आगे हार मानना पड़ी। हाशिर को आज के दिन खुशो खुरम देख उसका दिल जल रहा था। क्या उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि उसकी मोहब्बत किसी और की मिल्कियत में जाने वाली है, उसके शब रोज़ किसी और के हिसार में गुजरेंगे? पर वो तो औलाद पाने की खुशी में हर चीज़ और हर सोच से बेपरवाह हो चुका था, और फिर कुछ ही देर में वो किसी और की मिल्कियत बन चुकी थी। वो सुन्नोते दिमाग के साथ ये सब होता देख रही थी। ये सब उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। निकाह होते ही वो वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में आते ही कब से रुके आंसू गालों पर फिसलने लगे थे। उसे माँ बाप की याद शिद्दत से आई। उसे कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी जब हाशिर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखती आंसू पोंछकर रुख मोड़ गई। नूरिया, रेडी हो जाओ, किसी मुलाजमा को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारा सामान पैक कर देती है। तुम राजा के साथ उसके घर जा रही हो। उसकी बात सुनकर वो झटके से मुड़ी। क्यों? मैं क्यों उसके साथ जाऊं? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। हमारे दरमियान ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि मैं इसी घर में रहूंगी। प्लीज़ हाशिर, मुझे कहीं नहीं जाना। तेज़ लहजे में कहती वो आखिर में बेबस हुई। राजा की जिद है कि तुम उसके साथ उसके घर में जाओ। कुछ महीनों की बात है नूरिया, बस अब मज़ीद नखरे मत करो। चादर ओढ़ लो, मैं मुलाजमा को भेज रहा हूँ। वो अपने सुनाता कमरे से निकलता चला गया। कुछ देर बाद वो घूंघट में चेहरा छुपाती लाउंज में आई, जहां अब सिर्फ हाशिर और उसका शोहर मौजूद थे। उसके वहां आते ही वो आगे बढ़ता उसकी कलाई थाम गया, जबकि अपनी कलाई सख्त गिरफ्त में महसूस करती। नूरिया लरज उठी। राजा एक भी लफ्ज़ मजीद बोले बगैर उसे अपने साथ घसीटता वहां से निकलता चला गया, यहाँ तक कि हाशिर पर भी एक निगाह डालना तक गवारा ना की, जबकि हाशिर एक मर्तबा फिर उसकी हरकत पर खोल के रह गया। साले को इतनी हसीन लड़की मिली है, वो भी कुछ दिन के लिए, इसलिए एक भी पल ज़ाया नहीं करना चाह रहा। कमीनी हंसी हंसता वो कमरे का रुख कर गया। वो उसे लेते बाहर आया तो टैक्सी सामने ही खड़ी थी, जिसमें बैठकर राजा के घर जाना था उन्हें। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद राजा ने बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर उसको सहारा देकर अंदर बिठाया और फिर दूसरी तरफ से खुद भी आकर बैठ गया। राजा ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। घूंघट के बावजूद उसका मोमी सरापा इस कदर दिलकश लग रहा था कि राजा को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था।
आधे घंटे की मुसाफत के बाद टैक्सी रुकी। नूरिया चौंक कर होश की दुनिया में तब लौटी जब वो गाड़ी से उतरकर उसकी साइड पर आकर दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने कदम बाहर रखना चाहा तो एक सफ़ेद मजबूत हाथ उसके आगे आ गया। वो उसके लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा था। नूरिया ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जिसे वो मजबूती से थाम गाड़ी से निकलने में मदद करने लगा। हील्स की वजह से टूटी फूटी सड़क पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका पाँव मुड़ा, पर इससे पहले कि वो गिरती, राजा उसे कमर से थाम गया। बस 1 मिनट यहाँ रुको, यहाँ से हिलना मत। अपनी भारी आवाज़ में उसे हुक्म सुनाता वो तेज़ तेज़ कदम उठाता गली में आगे बढ़ता गया। तीसरे नंबर पर मौजूद घर के सामने रुक कर बाहर लगे ताले में चाबी घुमाता, ताला खोल चाबी वापस जेब में रखता उसकी तरफ आया और करीब आते ही उसे अपने बाजुओं में उठा गया। उसके अचानक इस इक़दाम पर वो शौक रह गई। आसपास नज़र डालते उसे इतना अंदाज़ा तो हो चुका था कि वो किसी मोहल्ले में लेकर आया था उसे, और अब उसकी अचानक ये हरकत, वो बेयकीन थी कि वो ऐसी हरकत भी कर सकता है, वो भी इतने लोगों के सामने जो घरों के खुले दरवाज़ों से झांक कर उन्हीं को देख रहे थे। जालीदार घूंघट के बाइस वो सब कुछ देख पा रही थी। उसके उठाने पर जोर से आंखें मीचती, गिरने के खौफ से उसकी कमीज का कॉलर दोनों मुट्ठियों में जकड़ गई। घर के अंदर दाखिल होकर वो पाँव की मदद से पीछे का दरवाज़ा बंद कर गया और सीधा उसे बेडरूम में ले आया। बेडरूम में दाखिल होते ही नूरिया के नाक से गुलाब के फूलों की खुशबू टहराई, गहरी खुशबू टकराई थी। वो बेड के करीब पहुंचकर उसे नरमी से बेड पर बिठाकर उसके गिर्द लिपटी चादर हटाकर साइड पर रख गया। नूरिया का दिल आने वाले लम्हात का खौफ अभी से महसूस करके धड़कने लगा। हथेलियां पसीने से नम हुई। वो बेड से उठकर वापस दरवाजे तक गया और लॉक लगाकर वापस बेड पर आ बैठा। अस्सलामुअलैकुम। उसके सलाम लेने से वो फिर चौंक गई। हाशिर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सलाम का जवाब दिया जाता है जनाब, वो शोक लहजे में बोला तो वो शर्मिंदा होकर रह गई। वालेकुम अस्सलाम, धीमे लहजे में जवाब देती वो राजा को मजीद प्यारी लगी। ये पर्दा कब तक इस प्रेमी की आंखों को दीद से महरूम रखेगा? क्या इस नाचीज़ को इजाज़त है कि वो ये पर्दा सरका सके? उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, भारी मर्दाना आवाज़, जबकि हाशिर की आवाज़ उसकी बनिस्बत बारीक थी। उसने हाँ में सर हिलाया। शादी तो हो ही गई थी, उसे ये सब बर्दाश्त तो करना ही था। राजा ने उसका घूंघट उठाया तो वो नज़रें झुका गई, और राजा तो उसे देखकर ही मबहूत हो चुका था। उसके नाम का सुनहरी जरतार जोड़ा, मांग में जमा टीका, भारी आवेजे जो उसके गालों को छूते दिलकश लग रहे थे, और गले में पहना खूबसूरत सा सच्चे मोतियों का हार, हल्का फुल्का मेकअप किए वो इंतहाई दिलकश लग रही थी। गालों पर छाई सुर्खी गजबनाक थी, जबकि होंठों पर सजी लाली राजा के अंदर मजीद इंतशार पैदा कर रही थी। उसको दुनिया की दिलकश तरीन दुल्हन लगी थी वो। कोई इस कदर खूबसूरत किस तरह लग सकता था, इतना मुकम्मल। वो उसका हाथ अपने हाथों में थाम गया, अपनी तरफ खींचा। उसकी अचानक हरकत पर वो लरज उठी, और तब नूरिया ने नज़र उठाकर पहली दफ़ा उसे देखा। तीखी नाक, नाबी लब, जिन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो सिगरेट कसरत से पीता है। बादामी भूरी आंखें जो मुस्कुराने पर छोटी पड़ रही थी। घनी दाढ़ी, मूछें और लंबे बाल पीछे पोनी में बंधे, गले में लॉकेट्स और हाथ में मुख्तलिफ बैंड्स। सफ़ेद शर्ट के साथ काली पैंट और काली ही वेस्ट कोट, जो शायद आज के ख़ास मौके के लिए ज़ेबतन की गई थी, वरना आम हालात में उसका हुलिया यकसर मुख्तलिफ होता। उसकी भारी जसामत से नूरिया उसे कोई बॉडी बिल्डर ही समझ रही थी। उसके लंबे, ऊंचे और खौफनाक सरापे को देख नूरिया खौफजदा हो चुकी थी। कहाँ वो नर्म नाजुक सी लड़की और कहाँ वो मॉन्स्टर। उसकी शख्सियत काफ़ी रौबदार थी। डर क्यों रही है मेरी रानी? वो नरमी से उससे पूछने लगा। डर लग रहा है। उसकी कांपती आवाज़ पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। राजा के होते हुए उसकी रानी किससे डर रही है? आपसे। वो उसके सीने पर हाथ रखते फासला कायम करने की कोशिश करते बोली। ये तो बड़ा गंभीर मसला है, किस तरह ख़त्म किया जाए इस डर को? फिर दूर रहकर। उसकी बात पर वो भरपूर कहकहा लगा गया। ये बात तो नहीं मान सकता राजा अपनी रानी की। राजा रानी से आर्जी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर राजा की जान चाहिए तो बोलो। उसकी बातों पर नूरिया हवन्नक बनकर उसकी जानिब देख रही थी। उसका ताल्लुक आर्जी था, ये बात दोनों जानते थे। फिर राजा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? शायद इन फसूखेज़ लम्हों के ज़ेरे असर मुझे चेंज करना है। अबे यार! एकदम कुछ याद आने पर वो सर पर हाथ मारता उठ बैठा।
वो बेड की साइड टेबल के दराज से एक डिब्बी निकालकर वापस उसके करीब बैठ गया। डिब्बी खोलकर उसमें मौजूद सोने की एक भारी अंगूठी निकाली। हाथ दे अपना मेरी रानी। उसको हाथ फैलाते देख पर नूरिया झिझकते हुए अपना हाथ उसकी मजबूत हथेली पर रख गई, जिसे थाम कर वो उसके हाथ की तीसरी उंगली में वो अंगूठी पहना गया। नूरिया बहुत गौर से उस अंगूठी को देखने लगी। वो पुरानी थी पर बहुत नफीस। जानता हूँ ये तेरे शायाने शान नहीं, पर मेरे लिए इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी माँ की वाहिद निशानी है। वो आंखों में हल्की सी नमी लिए उसका हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगा गया। उसकी नम आंखें देख नूरिया का दिल पसीजा। शायद वो अपनी माँ को मिस कर रहा था। आप ऐसा ना सोचें, ये बहुत खूबसूरत है। उसके नरमी से बोलने पर वो मुस्कुरा दिया। तू जानती है, तू बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। वो दोबारा झुकता उसकी पेशानी पर बोसा सब्त कर गया। वो एकदम घबराती उठ खड़ी हुई। मैं चेंज करके आती हूँ। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, राजा उसका हाथ थामकर बेड के सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल तक ले गया और पास रखे स्टूल को खींचकर उस पर उसे बिठाया। सबसे पहले उसका दुपट्टा उसके वजूद से अलग किया, फिर एक एक करके उसके जेवरों के बोझ से उसे आज़ाद करने लगा, जबकि वो शर्म से सुर्ख पड़ती बैठ गई। वो उसको मोहब्बत से देखने लगा। अपना और उसका अक्स शीशे में नजर आता। इससे पहले कि वो नूरिया की तरफ हाथ बढ़ाता, उसके गाल पर फिसलता आंसू से ठिठका गया। तुम रो क्यों रही हो? वो उसकी ठोड़ी को नरमी से थाम कर उसका चेहरा ऊंचा करके उसकी भीगी पलकों पर आते मोतियों को हाथ से साफ करते हुए बोला। नूरिया सिसकी तो राजा बेचैन हुआ। प्लीज़, मैं अभी सब के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनता राजा नरमी से उसे खुद से लगा गया। बस इतनी सी बात पर मेरी रानी ने अपने इतने कीमती आंसू ज़ाया कर दिए। मैं अपनी रानी को किस तरह तकलीफ़ दे सकता हूँ? बाकी सब तो ठीक है। तूने जो आखिरी में अंग्रेज़ी में बोली उसका मतलब बता दे। उसके खिसियाकर पूछने पर वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस दी, जबकि राजा अपनी शर्मिंदगी भुलाकर मबहूत होता उसके हसीन चेहरे पर सजी दिलकश हंसी को देखने लगा। उसकी नज़रों की तपिश महसूस करती वो झिझक कर कमरे में यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाने लगी और वो तेज़ी से कमरे से मुल्हिक बाथरूम में घुस गई। हाय जालिम, कितनी हसीन है मेरे सपनों की रानी। वो बेड पर गिरता दोनों बाजू फैलाकर आंखें मूंद गया और बीते दिलनशी लम्हों को याद करने लगा। वो पेंट की जेबों में हाथ फंसाए सीटी की धुन बजाता उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। चंद कदम चलने के बाद ही उसे अपने कदम रोकने पड़े। वजह उसके पैरों में पड़ा चमकता हुआ कोई जेवर था। उसने झुककर वो नन्हा सा जेवर का टुकड़ा उठा लिया। एक झुमका था, पर उस पर लगे खून ने उसे ठिठका दिया था। अभी वो मजीद उस पर गौर कर पाता, उससे पहले ही उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ टकराई। जल्दी से उसने अपने कदम दाएं तरफ मोड़े, क्योंकि वो आवाज़ सड़क के दाएं तरफ मौजूद झाड़ियों से आई थी। तेज तेज कदम उठाता वो जूं ही झाड़ियों के पीछे पहुंचा, सामने नजर आने वाले मंजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी नौजवान लड़की का नीम बरहना वजूद था जो खून से अटा था। उसे देखकर वो यही अंदाज़ा लगा पाया कि उसे जिनसी ज्यादती के साथ साथ जिस्मानी ज्यादती का भी शिकार बनाया गया था। उसने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा और उस लड़की के पास जा बैठा। एक घुटना जमीन पर टिकाया और बैठ गया। उस लड़की को कोट पहनाने के लिए उसने जैसे ही उसका रुख अपनी तरफ किया, उसके चेहरे पर नजर पड़ते उसे अपनी आंखों के सामने जमीन और आसमान घूमते नजर आए। वो 2 दिन पहले अस्पताल में नजर आने वाली वही लड़की थी जो पहली नजर में अरसम आफरीदी को अपना असीर कर गई थी। अपने चेहरे पर नमी महसूस करते अरसम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। क्या वो रो रहा था? क्या अरसम आफरीदी महज 2 दिन नजर आने वाली, उसी पल दिल में बस जाने वाली उस मासूम लड़की के लिए रो रहा था जो किसी दरिंदे की हवस का शिकार हो चुकी थी? कराने की आवाज़ दोबारा उसके कानों से टकराई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। जल्दी से उसके जख्मों से चूर नाजुक वजूद को अपना लॉन्ग कोट पहनाया, जिसमें वो पैरों तक छुप चुकी थी तकरीबन। उसे उठाई चंद कदम के फासले पर मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसे पिछली सीट पर लेटाकर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। उसकी निगाहें भटक भटक कर पीछे मौजूद वजूद की तरफ जा रही थी। गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकते अरसम ने एक बार फिर उसे बाजुओं में उठाया और बर्क रफ्तारी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर्स उसे स्ट्रेचर पर डालकर वार्ड के अंदर ले गए तो दरवाज़ा बंद होने पर वहीं वो दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गया। दिल की हालत हद से सिवा थी। चंद मिनट के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। मिस्टर अरसम आफरीदी,
अपने नाम की पुकार पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि कौन था जो मुल्क के एक जाने माने आला पाई के क्रिकेटर को ना जानता हो। वो तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है? डॉक्टर संजीदा चेहरे के साथ जवाब की मुंतजिर थी। शी इज़ माई वाइफ। न जाने कैसे ये लफ्ज़ बेख्तियार होकर उसके मुंह से फिसले थे। अगले ही लम्हे वो अपने ही बोले गए जुमले पर शुश्ता रह गया। देखें मिस्टर आफरीदी, आपकी वाइफ का गैंग रेप हुआ है और उन्हें मुसलसल 2 दिन ज्यादती का शिकार बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, उनके जिस्म को सिगरेट से भी दागा गया है। उनका पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। आप दुआ करें उन्हें होश आ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी उन्हें होश आएगा उनकी सेहतयाबी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। हौसला रखें। आपकी वाइफ को इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। वो उसकी सुर्ख आंखों को अफसोस से देखती मुड़ गई जब वो पीछे दीवार से लग गया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर। उसकी आवाज़ पर डॉक्टर ने पलटकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि आप जानती हैं अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। समझ रही हैं ना आप? बेफिक्र रहें आप मिस्टर आफरीदी। मैं खुद एक औरत हूँ, तो औरत होकर किसी दूसरी औरत को कैसे रुसवा कर सकती हूँ? वो कहती वापस वार्ड में गायब हो गई तो वो अपनी सुर्ख होती आंखों को रगड़ता जेब से मास्क निकाल कर अपनी आंखों पर अब चढ़ा चुका था।